नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें कानून की इस चैनल पे जो हमने सीरीज़ शुरू की थी जनरल एक्सेप्शन, जो कि हमारी जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, जिसकी धारा 14 से लेकर 44 तक चैप्टर 3 में जो डिस्कस किया गया है उसका हम लोगों ने सेक्शन 24 तक डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 28 तक के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन सब आर्टिकल्स में यानी कि सेक्शंस में जो भी धाराएँ हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसके बारे में बात की गई है। अभी तक जितने, अगर आप इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो हमने अपने इस चैनल बातें कानून की पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि जनरल एक्सेप्शन का जो हमने सेक्शन 14 से शुरू किया है, 1 बाय 1 हमने सारा सेक्शन पढ़ा हुआ है। तो आप पहले उन सारे सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो इसके उसकी वजह से आपको इन सेक्शन को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जो अभी तक जो हमने पढ़ा था, जो 14 से लेके जो 24 तक हमने पढ़ा है, वो सारे सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उतने ज़्यादा एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन रहता है जितना पिछले वाले, जो पिछले हमारे जो जितने भी सेक्शन हैं उनसे आता है। तो उनको तो आपको ध्यान से पढ़ना भी है। उस वीडियो में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण केस के बारे में बहुत ही डिटेल समझाया हुआ है। आप उसको देखिएगा, जो भी आपको जैसा वीडियो लगे उसके बारे में अगर आपको जो सही लगता है कमेंट करिएगा, या कुछ और उससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं लॉ का जो आपको टफ लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आइए आप हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 25 के बारे में और जानते हैं कि सेक्शन 25 क्या कहता है। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 25 क्या लिखा हुआ है कि एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सहमति से किया गया कोई ऐसा कार्य जिसका आशय मृत्यु या ग्रेवियस हर्ट यानी कि मतलब अत्यधिक क्षति या मृत्यु कायद करना नहीं था। इस सेक्शन की एक सिंपल लाइन पढ़ने के बाद आप कुछ शब्दों पे गौर करिए। एक शब्द लिखा हुआ है कंसेंट, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, नॉट इंटेंटेड। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है, नॉट इंटेंटेड और कंसेंट, क्योंकि कंसेंट से क्या है कि सामने जिस जिस व्यक्ति के खिलाफ एक्ट हो रहा है, ये एक्ट उसकी सहमति से हो रहा है। और इस एक्ट में किसी भी प्रकार की हानि होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंटेंशन नहीं है सामने वाले व्यक्ति का उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाना। और जो ये पुराना सेक्शन जो था, ये पुराना सेक्शन आईपीसी के 87 यानी 87 में था। आगे लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है नथिंग विच इज डन इंटेंटेड टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by a reason of any harm which it may be caused to be intended by doer or caused to any person above 18 year of age। यानी कि जो कंसेंट आप जिस व्यक्ति से लेके उस कार्य को कर रहे हो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 प्लस, यानी 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जिस जिस मतलब जिसके खिलाफ एक्ट कारित हो रहा है, कोई भी कार्य किया जा रहा है जिससे उसको मतलब कि इंटेंशन नहीं है कि उसको मृत्यु कायद करने का या ग्रेवियस कायद करने का, बट संभावना है कि ऐसा हो सकता है। बट उस चीज़ को करने के लिए आप उसकी कंसेंट से वो कार्य को कर रहे हो, और इस कार्य के दौरान उसको कोई क्षति हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके खिलाफ उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा जिसके द्वारा उसको क्षति पहुंची है। इसका एक इलस्ट्रेशन आप देखिए तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इलस्ट्रेशन इसका देखिए, ए एंड जेड, यानी कि जो दृष्टांत है इसमें लिखा हुआ है ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर एम्यूसमेंट, यानी कि मनोरंजन के लिए। यानी कि ए और जेड, फेंस का मतलब होता है तलवारबाजी, यानी कि जो
ए और जेड है वो मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। दिस एग्रीमेंट implies the consent of each other suffer to any harm which is in the course of such fencing may be caused without foul play का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति उसमें गलत तरीके से खेल को के रूल का वायलेशन नहीं करेगा, यानी कि दोनों व्यक्ति मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं और यदि बिना किसी फाउल प्ले के यानी कि बिना किसी तरीके के खेल के जो रूल हैं उनका वायलेशन किया, यानी कि फेयरली प्लेइंग लिखा हुआ है ना, ए वाइल फेयरली प्लेइंग, यानी कि फेयरली उस खेल को खेलते हुए अगर ए जेड को हर्ट भी कर देता है तो ए के द्वारा कोई भी ऑफेंस नहीं किया गया है। इस सेक्शन के अगर हम की पॉइंटर्स की बात करें तो इसका की पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है कंसेंट। कंसेंट जो है ये कंसेंट किसी भी तरीके से, कंसेंट दो तरीके से सकती है, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि राइटिंग में कोई चीज़, यानी कि आप उस लिख के कंसेंट अपनी सहमति जो है रिटर्न में दे रहे हो तो क्या होती है एक्सप्रेस कंसेंट। एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब होता है कि आपका जो कंडक्ट और बिहेवियर है उससे पता चल रहा है, यानी कि अगर आपसे सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या आप मेरे साथ तलवारबाजी करना चाहते हैं और आप कह यस यानी कि सर हिला करते हैं हाँ, तो ये भी कंसेंट माना जाएगा किस व्यक्ति का जिसकी उम्र 18 साल प्लस हो, क्योंकि अगला जो की पॉइंट है इसमें देखिएगा एज लिमिट। द लॉ अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर एबव 18 ईयर ऑफ एज। माइनर कैन नॉट लीगली कंसेंट टू एक्ट दैट मे कॉज हार्म अंडर दिस सेक्शन। यानी जो सेक्शन 28 है इसमें अगर प्रोटेक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट या क्षति कायद कर रहे हो उसकी कंसेंट लेके, जिसकी उम्र क्या हो 18 साल के ऊपर हो, भले उसने इम्प्लाइड कंसेंट ही क्यों ना दिया, यानी कि केवल सर हिला के अगर उसने हाँ बोला है कि हाँ मैं आपके साथ तलवारबाजी के लिए सहमत हूँ वो भी उसका कंसेंट माना जाएगा, बट वो बंदा 18 साल प्लस का होना चाहिए। ठीक है। इंटेंट ऑफ हार्म, यानी कि जो इसमें क्षति का जो आशय है वो क्या लिखा, द एक्ट मस्ट नॉट बी इंटेंटेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस, यानी कि जो इस सेक्शन 25 में जो हार्म जो यानी कि जो क्षति हो रही है इस क्षति को कायद करने का जो आशा है वो डेथ या ग्रेवियस हर्ट कायद करने का कोई भी किसी भी प्रकार का आशा नहीं होना चाहिए। हाउ एवर हार्म दैट इज माइनर एंड नॉट लाइफ थ्रेटिंग कैन बी ओवरलुक्ड इफ पर्सन हैज कंसेंटेड टू डू इट, यानी कि भले ही सामने वाले व्यक्ति ने आपको सहमति दे दी है लेकिन फिर भी आप डेथ या ग्रीवियस हर्ट उसको कायद नहीं कर सकते हो, उसको क्षति आप थोड़ी बहुत पहुंचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने सहमति दे दिया है तो आप सीधा उसकी मृत्यु कर दोगे। अगला है रिस्क अवेयरनेस। द पर्सन कंसेंटिंग मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द, यानी कि जिस जो व्यक्ति और ये कार्य करने के लिए सहमति दे रहा है वो इस बात से भली भांति अवेयर हो कि जो मैं एक्ट करने के लिए मैं कंसेंट अपनी यानी कि जो सहमति दे रहा हूँ इससे क्या रिस्क हो सकता है मेरी लाइफ को या मेरी मतलब कि शरीर को बॉडी को क्या क्षति हो सकती है, इस चीज़ के बारे में वो पूरी तरीके से सहमत हो। एंड द डूअर मस्ट नॉट परफॉर्म द एक्ट नोइंग दैट, यानी कि जो सामने वाला अगला व्यक्ति है वो जानबूझकर ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा जिससे कि सीरियस हार्म हो सकते हैं, यानी कि डेथ हो सकती है या कोई किसी भी प्रकार की परमानेंट इंजरी अगर हो सकती है। अगर सामने वाला व्यक्ति ये जानते हुए कि अगले व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता है उससे कंसेंट ले लेता है और जानबूझकर उसको कोई क्षति कायद करता है तब उसके लिए वो लाइबल हो जाएगा। बट वो तो जनरली 18 साल से प्लस अगर कोई किसी पर्सन से सहमति लेके कोई कार्य कर रहा है और उस दौरान किसी प्रकार की थोड़ी बहुत क्षति हो जाती है उसके लिए वो लाइबल नहीं किया जाएगा। इसके बाद इस सेक्शन से रिलेटेड हमने कुछ केस लॉ भी ऐड कर रखे हैं। हमने उसमें बहुत डिटेल से तो नहीं बताया है बट किस केस में क्या हेल्ड हुआ था उसकी जानकारी हमने दे रखी है। तो आइए कुछ केस लॉ के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक लैंडमार्क केस है इम्परर वर्सेज एमटी दुर्गा। इस केस में क्या लिखा हुआ है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। ये डील करता है सेक्शन 87 है कि अभी तो नई नई बीएनएस बनी है तो बीएनएस सेक्शन 28 का रिसेंटली कोई केस मिलेगा नहीं। तो ये आईपीसी का जो सेक्शन 87 है जो कि अभी सिमिलरली वर्क कर रहा है सेक्शन 20
A25 में ही। तो वो क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि जो ग्रुप ऑफ वुमेन्स जो था कि वो किसी मतलब कि महिलाओं का एक समूह था, वो कि वो ट्रेडिशनल गेम में क्या हुआ था, ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक कोई भी खेल था उसमें सभी लोग क्या हुए थे, इन्वॉल्व हुए थे। वन वुमेन कंसंटेड बट लेटर सस्टेन, यानी कि जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी सहमति से उसमें हिस्सा लिया था, बट लेटर ऑन सस्टेन इंजरी बियॉन्ड वाट इंजरी, जो उन्होंने जितनी अपेक्षा की थी उसमें मतलब इंजरी की संभावना थी, तो उनको क्या हुआ था कि कुछ जो है चोटें आ गई थी। द कोर्ट, तो इसमें कोर्ट ने क्या हल किया था, तो कि जो मतलब कि जितनी भी महिलाएं जो भी उस खेल में पार्टिसिपेट की थी वो वॉलंटरली यानी कि अपनी इच्छा से आई थी, यानी कि वो इंटेंशन जो है ग्रीवियस, जो एक्यूज जो है वो फेयर प्ले के दौरान ऐसा किया था। तो यानी कि उसने किसी भी प्रकार का फाउल गेम नहीं खेला था। तो दो इधर लिखा वॉलंटरी देयर वाज नो इंटेंशन कॉज ग्रीवियस, यानी कि किसी भी प्रकार का ग्रीवियस हर्ट कायद करने का इंटेंशन, इनकी आशय उसमें एक्यूज पर्सन का नहीं था, इसलिए जो भी अभियुक्त था उसको लाइबल नहीं माना गया था। इसमें कुछ और केस लॉ एक दो हैं, कंसेंट कंसेंट वाला ही ये डेंजरस स्पोर्ट केस है। इसमें चिन्नम वेंकटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस है 2015 का। इसमें कि डेंजरस लोकल स्पोर्ट, यानी कि द केस इन्वॉल्व डेंजरस लोकल स्पोर्ट इन विच पार्टिसिपेंट वर इंजर्ड, द स्पोर्ट हैड कल्चर सिग्निफिकेंस एंड द पार्टिसिपेंट्स वर ऑल एडल्ट हु गेव देयर, यानी कि इसमें सभी जितने भी लोग इस खेल में इन्वॉल्व हुए थे वो एडल्ट थे और उन्होंने सहमति के अपनी दी थी। और जो व्यक्ति था, जो एक्यूज पर्सन था, उसका इंटेंशन इसमें भी नहीं था उनको क्षति पहुंचाने का, तो इसलिए उसको जो है प्रोटेक्शन दिया गया था, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन ये नहीं था कि उनको क्षति पहुंचाया जाए, इसलिए उनको बचाव दिया गया था। इन ए मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर प्रीति सिंह, ये अगला केस देखिए आप, डॉक्टर प्रीति सिंह वर्सेस राजेंद्र सिंह का केस। इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर प्रीति सिंह वाज एक्यूज्ड ऑफ काजिंग हार्म ड्यूरिंग अ हाई रिस्क सर्जरी, यानी कि एक हाई रिस्क सर्जरी थी, यानी कि ऑपरेशन था किसी व्यक्ति का। तो डॉक्टर प्रीति सिंह ने उसका ऑपरेशन किया था। द पेशेंट हैज साइंड और डिटेल कंसेंट फॉर्म, यानी कि जो पेशेंट था उसने कंसेंट का जो फॉर्म होता है, जो आप देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में ऑपरेशन करने से पहले साइन उन करा जाता है, उस पर उन्होंने साइन भी किया हुआ था। एक्नॉलेजिंग द पोटेंशियल रिस्क, यानी कि उसको मालूम भी था कि ये हमारा जो सर्जरी हो रही है इसमें पोटेंशियल रिस्क है, मृत्यु भी हो सकती है। द कोर्ट हेल्ड दैट 87 अप्लाइड प्रोटेक्टिंग द डॉक्टर एज द सर्जरी वॉज परफॉर्म विद द इंटेंट टू हील एंड द पेशेंट हैड प्रोवाइडेड इन्फॉर्म कंसेंट टू द रिस्क ऑफ हार्म, यानी कि इसमें जो पेशेंट था वो उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उसके जो घर वाले थे उन्होंने क्लेम किया था, बट इसमें डॉक्टर को प्रोटेक्शन दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट की कंसेंट से उसकी सर्जरी की थी और उसको ये पता भी था कि जो हमारी सर्जरी है ये हाई रिस्क सर्जरी है, इसलिए डॉक्टर को दोषी नहीं माना गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं सेक्शन 25 से रिलेटेड, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सेक्शन 25 के बारे में सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 26। आइए तो हम लोग अब देखते हैं अगला सेक्शन हमारा जो है वो 26 है। सेक्शन 26 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 26 कहता है एक्ट नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। ये जो सेक्शन है मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है कि अगर वो किसी व्यक्ति का इलाज करते हैं, यानी कोई सर्जरी वगैरह करते हैं, तो अगर उससे कोई किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके लिए और वो डॉक्टर को लाइबल नहीं किया जाएगा। बट इसमें एक वो है कि जो डॉक्टर है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, यानी कि जो डॉक्टर का इंटेंशन उस व्यक्ति को मारना नहीं, मतलब क्षति पहुंचाना हो, बल्कि वो गुड फेथ में काम करे और उस जिसका वो ऑपरेशन करना है उस व्यक्ति से कंसेंट लिया हुआ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सेक्शन की लाइन में क्या लिखा हुआ है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंटेड by the doer to cause or to be known by the doer to likely to cause or any person
फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। यानी कि यहाँ पे जो वो जिस व्यक्ति का भी वो जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, यानी जिस व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति कोई एक्ट करने जा रहा है, वो उससे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी तरह से भी अगर उसने क्या किया हुआ हो, कंसेंट लिया हुआ हो, और जब वो ये कार्य को करने जा रहा है तो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस जो एक्ट अभी हम करने वाले हैं, इस एक्ट से सामने वाले पर्सन को हानि हो सकती है, यानी कि संभावना है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं किया गया तो भी उसकी डेथ की संभावना, यानी कि उसके पर्सनल बेनिफिट, यानी कि उसके स्वयं के लाभ के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन अगर हम आप देखें, ये लिखा हुआ है ए जो अ सर्जन, यानी कि ए जो कि एक सर्जन है, नोइंग दैट अ पार्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, यानी कि ए एक सर्जन है, वो इस बात को जान रहा है ये पार्टिकुलर कोई विशेष जो ऑपरेशन है उससे जो जेड है उसकी क्या होती है, डेथ हो सकती है। हु सफ़र अंडर पेनफुल कंप्लेंट, यानी कि जो जेड की जो परिस्थिति है वो अभी बहुत दर्द से क्या हो रहा है, जूझ रहा है, बट नॉट इंटेंटिंग टू कॉज जेड्स डेथ, यानी कि जेड की मृत्यु का आशय ना रखते हुए, एंड इंटेंटिंग इन गुड फेथ, यानी कि गुड फेथ का मतलब वो क्या होता है कि गुड फेथ यानी कि सही आशा, यानी कि उसका जो इंटेंशन है उसको हार्म पहुंचाना नहीं है, कि यानी कि गुड अपने अच्छे विश्वास के साथ वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है फॉर द जेड्स बेनिफिट, यानी कि जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड, यानी कि जेड का वो ऑपरेशन जो है वो करता है विद द जेड्स कंसेंट, यानी कि जेड की सहमति लेकर। तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, यानी कि ए ने जो उसका ऑपरेशन का कार्य किया उसमें हालांकि वो ऑपरेशन सफल हो गया, अगर उस केस में अगर जेड को कोई क्षति हो जाती है, जेड की डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए जो सर्जन ए है उसको लायबल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 26 है उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं, उसके बारे में हम देखें तो इसेंशियल एलिमेंट इसका क्या है, सबसे पहला है तो गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है, गुड फेथ एक लीगल टर्म होता है, ये कहती है कि ये गुड फेथ जो होता है ये रिफर्स टू ए ऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि ईमानदारी पूर्वक आशय, एंड टू एक्ट विदाउट एनी मैलिस और अल्टेरियर मोटिव, यानी कि किसी भी प्रकार का जो मतलब कि उसका जो माइंड है उस जो मतलब गुड फेथ में जो एक्ट कर रहा है कोई पर्सन या कोई व्यक्ति, उसका आशय किसी भी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। दूसरा है बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यानी कि जो कार्य कर रहा है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहा है, यानी जो भी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देखा जिसमें ए जो कि एक सर्जन है वो जेड के बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा है। कंसेंट ऑफ द पर्सन, भले ही वो बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा है, बट यहाँ पे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति से कंसेंट लेने के बाद ही आप उसके साथ कुछ कर सकते हो। आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में अगर आप गए होंगे, कभी भी देखे होंगे, अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन रहता है तो वो जो डॉक्टर होता है उसको इस बारे में पता होता है कि हमारे इस ऑपरेशन से जो पर्सन यानी कि जो भी मरीज है उसको क्या हो सकता है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। बट क्या होता है कि वो क्या होता है, एक कंसेंट का फॉर्म होता है, उसको पहले साइन करवाते हैं, उसके बाद वो गुड फेथ में एक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी अगर डॉक्टर का इंटेंशन थोड़ा भी मेलिस हुआ या अल्टेरियर मोटिव उसका है, उसको चोट पहुंचाना है, अगर ये प्रूव हो जाए तो डॉक्टर उसके लिए लायबल हो जाएगा। बट अगर डॉक्टर का जो इंटेंशन है वो गुड फेथ में है और वो उस व्यक्ति को बचाने के लिए कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, लास्ट वाला लिखा हुआ है, तो यानी कि उसका जो इंटेंशन है किसी प्रकार से उस व्यक्ति को डेथ पहुंचाना नहीं, यानी कि उसकी मृत्यु कैद करना नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग केस फैक्ट के बारे में देखते हैं, तो एक केस है सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, इसमें भी वही एक जो डॉक्टर थे परफॉर्म सर्जरी ऑन ए पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है, जो पेशेंट होता है वो अपनी कंसेंट देने की मतलब कि स्थिति में नहीं होता है, तो जो उसके जो फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी कंसेंट से एक सर्जरी परफॉर्म करता है डिस्पाइट टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, यानी जितने भी प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं उन सबको
करते हुए जो है द पेशेंट पास्ड अवे, यानी कि जो सर्जरी के दौरान क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है ड्यूरिंग द सर्जरी। द फैमिली एक्यूज डॉक्टर ऑफ, यानी जो फैमिली मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझकर इसकी क्या करी है, मृत्यु कर गई, कि नेग्लिजेंस के लिए उसके खिलाफ क्या है कोर्ट में केस दायर करते हैं। तो इसमें कोर्ट क्या रोल करता है कि इन द फेवर ऑफ द डॉक्टर स्टेटिंग दैट सिंस द डॉक्टर एक्टेड इन गुड फेथ, देखिए जो डॉक्टर है उसने क्या किया है, गुड फेथ में एक्ट किया है, हैड द कंसेंट ऑफ द फैमिली, और जो परिवार के जो मेंबर हैं यानी फैमिली के कंसेंट से कार्य को किया है, इनकी सहमति लेके कार्य किया है। एंड द प्रोसीजर वाज मीन टू बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, और जो प्रोसीजर है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए किया गया है। तो इसलिए डॉक्टर वाज प्रोटेक्टेड अंडर आईपीसी सेक्शन 88, यानी कि जो डॉक्टर है उसको सेक्शन 88 का प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि जो अब भारतीय न्याय संहिता की नई धारा है 26 उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब आप सेक्शन 26 के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है हमारा सेक्शन 27। तो आइए देखते हैं सेक्शन 27 किस बारे में बात करता है, इसको देखते हैं। सेक्शन 27 में लिखा हुआ है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन विथ अनसाउंड माइंड बाई और बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन, यानी कि यहाँ पे जो इसमें इस सेक्शन में जो बात हो रही है वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है जो कि बच्चे यानी जो चाइल्ड है या कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का मतलब होता है विकृत व्यक्ति जो कि अपने कार्य या की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति हो, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे पागल व्यक्ति होते हैं जिनका कोई माइंड ढंग से काम नहीं करता है, उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में कार्य कर रहा है तो क्या कर सकता है, उनके गार्जियन जो होते हैं उनके गार्जियन की कंसेंट से उनके खिलाफ कोई कार्य किया जाता है। सेक्शन की लाइन देखिए, लिखा हुआ है, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। यहाँ जो वर्ड चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड का मतलब होता है अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी कि 12 साल से कम का कोई बच्चा हो या कोई पर्सन जो कि जिसको कि मेंटल इलनेस है, उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके गार्जियन की कंसेंट से वो उसके व्यक्ति के खिलाफ कार्य कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शन सेल नॉट एक्सटेंड, जो इसमें एक्सेप्शन दिया जा रहा है, सेल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी कि कंसेंट यहाँ पे दी जा रही है बट आप उस व्यक्ति जिसके लिए वो कार्य कर रहे हो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, पर आप उसकी डेथ यानी उसकी मृत्यु या उस कायद नहीं कर सकते हो इंटेंसली, यानी आप आशय के साथ उस व्यक्ति की मृत्यु कायद नहीं कर सकते हो, ना ही उसके मृत्यु का कायद करने का प्रयत्न कर सकते हो। ठीक है, द डूइंग एनीथिंग विच इज पर्सन डूइंग द नोज लाइकली टू कॉज डेथ और फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज ऑफ इन्फर्मिटी, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई पागल व्यक्ति है, उसको कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसका कि ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, उसकी इंजरी को मतलब कि रोकने के लिए, यानी कुछ डिजीज़ हुआ है उसको ख़त्म करना है, तो अगर जो डॉक्टर है वो क्योंकि बच्चा जो 12 ईयर एज का है या कोई पागल व्यक्ति वो अपनी सहमति तो नहीं दे सकता है, बट उसके गार्जियन की सहमति लेकर के वो उसका ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उस बच्चे के बॉडी पे जो भी इंजरीज हुई है या जो भी डिजीज़ हुआ है उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए वो ऐसा कार्य कर सकता है। और इस प्रकार अगर वो कोई कार्य करता है, इसमें कोई उस बच्चे को कोई हर्ट कायद कर देता है तो इससे हर्ट कायद कर देता है तो ये कोई अपराध नहीं होगा। इसको एक आप इजी एग्जांपल समझे, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 10 साल का है और उसका जो गार्जियन होता है वो उसको कोई बीमारी हुई है, उसको तो दवा खिला रहा है, मान लीजिए दवा पिला रहा है, मान लीजिए सिरप वगैरह, और वो बच्चा मान लीजिए मतलब कि दवा पीने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका गार्जियन है, जो उसका लीगली गार्जियन उसका जो अभिभावक है, वो उसको दवा पिलाने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, थोड़ा बहुत उसको सज़ा के तौर पर थोड़ी बहुत नॉर्मल मतलब कि माइन्यूट चोट भी पहुंचा सकता है, तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 27 के कुछ हम इसेंशियल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसेंशियल जो इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं वो है
पहला एलिमेंट है एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है वो गुड फेथ, यानी कि उस बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, यानी उस बच्चे या उस पागल व्यक्ति के मतलब भले के लिए वो कार्य कर रहा है और पूरे गुड फेथ में कार्य कर रहा है। दूसरा है बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और इंसान पर्सन, यानी कि उस बच्चे के बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा है। गार्जियन कंसेंट फॉर द एक्ट टू बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 89 द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन। सेक्शन 89 किसका है? सेक्शन 89 है आईपीसी का, क्योंकि ये आईपीसी का सेक्शन 89 था, जो कि अब परिवर्तित जो धारा बीएनएस की हो गई है, सेक्शन 27 हो गई है, क्योंकि उसके बारे में बता रहा है कि जो गार्जियन होता है ये वो लॉफुल गार्जियन होता है। लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या होता है कि जिसको लॉ ऑथराइज किया हुआ है बच्चे का। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके नेचुरल गार्जियन तो उसके माता पिता होते हैं। मान लीजिए उसके माता पिता नहीं हैं या वो बच्चा अनाथ है, तो जो अनाथालय का जो वार्डन जो होता है, जो रहते हैं, वो उसके गार्जियन कंसिडर किए जाते हैं, तो उनकी सहमति लेना जरूरी होता है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट, इसमें मतलब गुड परफॉर्म मतलब इंटेंशन के साथ, इवन द एक्ट इज परफॉर्म विद द गुड इंटेंशन, यानी कि जो कार्य है गुड इंटेंशन के साथ भी किया जा रहा है, बट कोई भी इरादा जो व्यक्ति उसके साथ से कार्य कर रहा है उसका कोई भी इरादा इंटेंशनली उसको किसी प्रकार की ग्रीवियस हर्ट या कोई क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका एक आप एग्जांपल के तौर पे एक केस समझिए जो मेडिकल इंटरवेंशन से जुड़ा हुआ है। विदाउट पेरेंटल कंसेंट, यानी कि बिना जो उसके माता पिता हैं उनके कंसेंट के बिना एक डॉक्टर द्वारा एक्ट किया गया था। इसके फैक्ट क्या थे कि एक गांव था, एक विलेज में एक 10 साल का लड़का जो कि खेल रहा था, उसको चोट लग जाती है। मतलब वो चोट जो होती है वो मतलब कि इंजरी उसको ज़्यादा हो जाती है। तो एक डॉक्टर जो वहाँ का लोकल होता है वो बिलीव दैट इमीडिएटली सर्जरी, मतलब कि उसको लगता है कि इस बच्चे की अगर तुरंत सर्जरी नहीं की गई तो इसको बहुत मतलब कि ज़्यादा क्षति हो सकती है। तो उस टाइम पे उसके क्या होते हैं कि जो बच्चे के माता पिता है वो तो प्रेजेंट है नहीं और इमीडिएटली वो आ भी नहीं सकते हैं, तो उनकी कंसेंट को लेना इस समय क्या है, मतलब कि इम्पॉसिबल है, यानी कि एट द उस टाइम पे उनसे कंसेंट लेना जरूरी नहीं, मतलब कि संभव ही नहीं था। तो डॉक्टर ने क्या किया कि बिना उनसे कंसेंट लिए हुए उसका क्या कर देता है, सर्जरी कर देता है। इसमें इशू क्या रेज हुआ था कि डिड डॉक्टर कमिट एन ऑफेंस बाय परफॉर्मिंग सर्जरी विदाउट पेरेंटल कंसेंट, है कि बिना जो माता पिता की उनकी सहमति के बिना जो डॉक्टर ने वो सर्जरी की वो क्या मतलब कि विधि के दृष्टि से सही थी या नहीं। तो कोर्ट ने इसमें क्या दिया था, जजमेंट दिया था कि कोर्ट का कहना था कि जो डॉक्टर का एक्शन था वो बच्चे के बेनिफिट के लिए किया गया था, फॉर द गुड, और डॉक्टर ने पूरे गुड फेथ के साथ काम किया था और उसका जो ऑब्जेक्ट था वो बच्चे के जो इंजरी हुई थी उसको रोकना था। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर को क्या नहीं किया गया था, डॉक्टर को यहाँ पे दोषी नहीं माना गया था, यानी कि डॉक्टर के कार्य को दोषी उसमें सिद्ध नहीं हुआ था। बट इसमें कोर्ट ने एक चीज़ और कहेगी, जो कोई भी डॉक्टर है या कोई ऐसा पर्सन है जो उस कार्य को कर रहा है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर अगर मान लीजिए जो सर्जरी कर रहा है तो वो सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो ऑपरेशन करने का उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी मतलब डॉक्टर नहीं है फिर भी इंजरी हुई है तो ऑपरेशन, मान लीजिए कोई वैसे डॉक्टर हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है ऑपरेशन करने का, वही ऑपरेशन कर रहे हैं, तो भले ही वो गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं फिर भी उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो बचाव नहीं मिलेगा। बचाव तभी मिलेगा जब उनके पास एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है और वो उस कार्य को करने के लिए विधि के द्वारा मतलब कि उनको मतलब परमिशन मिला हुआ है, तब उन्होंने कार्य किया है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अब आप सेक्शन 27 के बारे में समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन 28। सेक्शन 28 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 28 बात करता है कंसेंट के बारे में, यानी कंसेंट किन परिस्थितियों में दी गई कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन की लाइन पढ़िए। लिखा हुआ कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी कि अगर किन परिस्थितियों में ये कोई व्यक्ति सहमति देता है जिसको कि फियर यानी कि किसी डर की वजह से या किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यानी कि फैक्ट की सही जानकारी गलत फहमी में अगर कोई व्यक्ति सहमति दे रहा है तो उस तरीके की सहमति वैलिड सहमति यानी कि वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी।
लिखा हुआ सेक्शन में देखिए, पढ़िए। अ कंसेंट इज नॉट अ सच कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाई एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। यानी इस संहिता जो अभी हमने जितना भी इस संहिता यानी कि जो बीएनएस है इसके अंदर हम बात करेंगे कंसेंट की, तो इफ़ अ कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, यानी कोई व्यक्ति जो कि इंजरी किसी की क्षति की किसी क्षति होने के डर से अगर कोई सहमति दे रहा है, या कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट यानी कि उसको फैक्ट की सही जानकारी नहीं है, इन परिस्थितियों में अगर वो सहमति अपनी दे रहा है तो उसके द्वारा दी गई सहमति वैलिड सहमति यानी कि वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम mental illness or intoxication is unable to understand the nature and the consequences of that to which he gives his consent, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटल इलनेस यानी कि दिमाग की कोई बीमारी या नशे यानी इंटॉक्सिकेशन कारण वो जो कंसेंट दे रहा है उसके परिस्थिति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, यानी कि नशे की वजह से और मेंटल इलनेस की वजह से वो परिस्थिति और परिणामों को नहीं समझ पा रहा है, फिर भी अगर वो कोई कंसेंट दे रहा है तो उसके द्वारा दी गई कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगला क्या है, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, जब तक कि इस संहिता के कॉन्टेस्ट से भिन्न कोई बात नहीं होगी, यानी कि इस संहिता के अतिरिक्त कोई बात नहीं होगी। अगर इस संहिता की बात होगी तो इस संहिता के अंदर इफ़ अ कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर, यानी कोई व्यक्ति जो कि 12 साल से कम का है और उसके द्वारा अगर कोई कंसेंट दी जाती है तो उसके द्वारा दी गई कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं अब आप सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 28 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट है किसी भी सेक्शन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी और जानकारी या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।